लड़की बहुत अच्छी टेलर है, ये आपने ठीक तरह से पता तो किया है ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने सब पता कर लिया है। अब तुम चलो, देर हो रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम मेरी शादी करने की बात करने जा रही हो माँ, या अपने दुकान के लिए नई टेलर देखने जा रही हो? अरे चुप कर, अभी तू बच्चा है, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा। लेकिन माँ, अरे तेरे पिताजी से पूछ ले, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी नौकरी पकड़ी है और छोड़ी है। अरे वो तो मैं थी जो सिलाई करके घर चलाती थी। अरे बेटा, बुरा वक्त कभी फोन करके नहीं आता। टेलर बहू लाऊंगी तो मेरे साथ दुकान में सिलाई करेगी, समझा? चल अब। दोपहर होने तक तीनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। सभी बातें और चाय पानी होने के बाद, बहन जी, आपका बेटा रोहित एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वाह भी है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। हमें भी आपकी बेटी मीना पसंद है जी। मुझे लगता है हमें बच्चों को भी आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब। जाओ बच्चों, बाहर जाके बात कर लो। अरे आप रुकिए जी। अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने सिलाई कहाँ से सीखी है? जी, दीनानाथ इंस्टीट्यूट से। अरे बहन जी, मेरी बेटी इस मोहल्ले में सबसे अच्छी ब्लाउज सिलती है और एक से बढ़कर एक डिजाइन भी बना लेती है। अच्छा, चल बेटी, जरा तेरे हाथ की कारीगरी देख लेते हैं। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तू चुप कर। लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी लड़की को तो सब आता है, बाद में असलियत सामने आती है। इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, तू चुप करके बैठ। मीना शांति देवी को 2-3 प्रकार की बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार ब्लाउज बनाकर दिखाती है। ये देखिए, ये है प्रिंसेस कट। अरे वाह बेटी, मान गए तुझे। तू तो मुझसे भी अच्छा ब्लाउज सिल लेती है। चलिए बहन जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब इसी बात पर मुंह मीठा कराइए। जी बिल्कुल। इस तरह रोहित और मीना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से मीना अपनी सास के साथ सारा दिन दुकान पर सिलाई करती रहती और अपने पति रोहित को जरा सा भी समय नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन रोहित फोन करके मीना से कहता है, मीना, आज शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। तुम तैयार रहना, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। शाम को रोहित जब घर आता है तो मीना सिलाई मशीन पर बैठी ब्लाउज सिल रही होती है। अरे ये क्या? मैंने तुमसे कहा तो था कि शाम को हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, और तुम हो कि सिलाई कर रही हो। हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, क्या करूं, ये ब्लाउज मुझे कल अर्जेंट सील कर देनी है। सारा दिन तो तुम माँ के साथ दुकान पर सिलाई करती हो। अरे कम से कम शाम का वक्त तो मेरे लिए रखा करो। तभी वहां शांति देवी आ जाती है। अरे क्यों बहू को परेशान कर रहा है? कल ये तीनों ब्लाउज सुबह सिल कर देनी है। चल जा, अपना काम कर। रोहित चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह अपनी सास के डर के मारे मीना चाहकर भी अपने पति के लिए वक्त नहीं बिता पाती थी। फिर एक दिन रोहित दोपहर को ऑफिस से घर आता है। उसके साथ उसकी कार में एक लड़की बैठी होती है। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। माँ, जरा टेबल पर रखी मेरी फाइल तो देना, मैं भूल गया था। ये कौन लड़की है तेरे साथ? अरे माँ, ये तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसी शाम, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किस चिंता में डूबी हुई हो? क्या बताऊं जी, आज रोहित के साथ एक लड़की आई थी। कह रहा था उसके ऑफिस में काम करती है। मुझे तो उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगते।
कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है। अब अगर चक्कर हुआ भी तो इसमें बुराई क्या है? अरे बड़े अजीब आदमी हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या कहूं, तुम घर में बहू के बजाय एक काम करने वाली लड़की लेकर आई हो जो सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पर काम कर सके। अरे भाग्यवान, शुक्र मनाओ कि मैं शरीफ था, इसलिए मैंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। इतना कहकर गिरधारी वहां से चले जाते हैं। शांति देवी समझ जाती है कि गिरधारी क्या कहना चाहते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है जितनी जल्दी हो सकेगी वो अपनी गलती सुधार लेगी। और इसीलिए 2 दिन के बाद, रोहित बेटा, मैं चाहती हूं कि कुछ दिनों के लिए तू अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे और बहू के लिए शिमला की 2 टिकट बुक की है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। क्यों बहू, ठीक है ना? सासू माँ की बात सुनकर मीना का चेहरा भी खिल उठता है। वो शर्मा कर कहती है, जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह शांति देवी पूरी तरह से बदल जाती है। शिक्षा, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए और ना कि काम करने वाली नौकरानी। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे? मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूं। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा
भला कह रहे हैं लोग, ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए।